सबसे प्यारे नन्हे बच्चों, कॉन्सेप्ट फटाफट सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं बात करने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट फटाफट सीरीज में नाम पद्धति या नामकरण के बारे में, जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। तो बच्चों, जो प्यारा सा चैप्टर है जीव जगत, जिसे आप इंग्लिश में द लिविंग वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, उसका ये बहुत प्यारा सा बेटा टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके नीट में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं नाम पद्धति या नामकरण होता क्या है। तो देखो भाई, अंतरराष्ट्रीय नियमों के द्वारा, ठीक है, जीवों के वैज्ञानिक नाम देने को, भैया देखो ऐसा है ना कि अगर आप जो है किसी को, है ना, एक तरह से उसके साइज में देखकर या रंग में देखकर नाम दे देते हो, तो वो भैया सही नहीं है, क्योंकि वो पूरे जगहों पर आपका सर्वमान्य नहीं है। तो अंतरराष्ट्रीय नियमों के द्वारा क्या किया जाता है, जीवों का वैज्ञानिक नाम दिया जाता है और इसे ही हम लोग नाम पद्धति या बेटा नामकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अगर हम पादपों के वैज्ञानिक नाम की बात करें, तो पादपों का जो वैज्ञानिक नाम है वो सर्वप्रथम लिनियस ने दिया था और उनकी जो पुस्तक है स्पीसीज प्लांटेरम, इसमें इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो बेटा इस बात को ध्यान रखिएगा, पादपों का वैज्ञानिक नाम सर्वप्रथम लिनियस ने दिया था और उनकी पुस्तक बेटा किसमें प्रस्तुत किया गया था, स्पीसीज प्लांटेरम में। इसके अलावा स्पीसीज प्लांटेरम जो आपकी किताब है ना लिनियस की, ये 1 मई 1753 में आपकी प्रकाशित हुई। इसका मतलब यह है कि 1 मई 1753 से पहले अगर किसी पादप का वैज्ञानिक नाम दिया गया होगा तो वो आपका मान्य नहीं होगा। इसके अलावा जंतु का वैज्ञानिक नाम सर्वप्रथम लिनियस ने ही अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण या एडिशन में प्रस्तुत किया था और यह सिस्टेमा नेचुरी का जो 10वां संस्करण था यह आपका 1 अगस्त 1758 में प्रकाशित हुई। इसका अर्थ यह होता है कि अगर 1 अगस्त 1758 से पहले किसी जंतु का वैज्ञानिक नाम दिया गया होगा तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं जरा सा जीवों के नाम की। तो देखो, एक होता है स्थानीय या देशज नाम वर्नैकुलर नेम और एक होता है वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नेम या जीव वैज्ञानिक नाम बायोलॉजिकल नेम। तो बेटा ये जो स्थानीय या देशज नाम है, जैसे आप धान की बात करो तो भारत में इसे चावल, इंग्लैंड में इसे राइस और इटली में से रीसो बोलते हैं। मतलब कि ये स्थानीय या देशज नाम से आप देख सकते हो एक ही चीज को अलग बेटा नामों से जाना जा रहा है। किसी देश में चावल बोल रहे हैं धान को, किसी देश में राइस बोल रहे हैं, किसी देश में रीसो बोल दे रहे हैं। मतलब एक ही चीज के अलग अलग देखो नाम हो जा रहे हैं। मतलब ये पूरी तरह के सही नहीं था, इसीलिए तो वैज्ञानिक नाम को भैया वैज्ञानिकों ने लाया और इसमें मैं आपको बेटा बताने वाला हूं एक द्विनाम पद्धति और एक प्यारे बच्चे त्रिनाम पद्धति। तो सबसे पहले देखो हम बात कर लेते हैं, है ना, द्विनाम पद्धति के बारे में। देखो यहां से ना भर भर के क्वेश्चन आते हैं बेटा नीट एग्जाम में, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को। सबसे पहले ये जो द्विनाम पद्धति है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति के जनक, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है तो द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, कैरोलस लिनियस। ठीक है, अगर मैं द्विनाम पद्धति के नियमों की बात करूं, रूल्स की बात करूं, तो देखो प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम, अगर किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम जो है वो द्विनाम पद्धति के अनुसार दिया गया है तो उस वैज्ञानिक नाम में आपको 2 शब्द या 2 घटक मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो आम का जो वैज्ञानिक नाम है ये द्विनाम पद्धति के अनुसार दिया गया है, तो आप देख सकते हो यहां आम के वैज्ञानिक नाम में 2 शब्द हैं। ठीक है, तो किसी भी जीव का अगर आप वैज्ञानिक नाम द्विनाम पद्धति के अनुसार लिखोगे तो ध्यान रखना उस जीव के वैज्ञानिक नाम में आपको 2 शब्द तो मिलने वाले हैं। ठीक है सर, ओके बच्चों, जो पहला शब्द होता है वो कहलाता है वंश या जेनरिक नेम या जीनस, और जो दूसरा शब्द होता है वो जाति स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज कहलाता है। तो जैसे आप देख सकते हो घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मैंने क्या बोला भैया, मुस्का डोमेस्टिका, है ना, मुस्कुरा भी लो थोड़ा सा। सो भाई घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका होता है। ठीक है, और आप देख सकते हो ये द्विनाम पद्धति के अनुसार दिया गया है, इसीलिए ये जो घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है ये 2 शब्दों में लिखा हुआ है। ठीक है, 2 शब्दों में लिखा हुआ है। पहला शब्द किस चीज को दर्शाएगा सर, पहला शब्द दर्शाता है वंश को, मतलब मुस्का क्या है, वंश है। दूसरा शब्द बेटा किसको दर्शाता है, जाति को, मतलब डोमेस्टिका क्या हो गई, जाति हो गई। ठीक है, अगले नियम की बात करें बेटा, अगर आप जीव का वैज्ञानिक नाम द्विनाम पद्धति के अनुसार लिखोगे तो वंश की शुरुआत, ठीक है, जो पहला शब्द आपका वंश होता है उसकी शुरुआत सदैव कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षर से करते हैं, जबकि जाति मतलब स्पीसीज की शुरुआत जो है
वो सदैव स्मॉल लेटर से करेंगे। जैसे मैं आपके सामने ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम लिखा हूं, ट्राइटिकम एस्टिवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्राइटिकम एस्टिवम। बेटा ये कितने शब्दों में लिखा है? 2 शब्दों में लिखा हुआ है, मतलब ये द्विनाम पद्धति के अनुसार लिखा हुआ है। पहला शब्द किसको दर्शाएगा? वंश को। दूसरा शब्द किसको दर्शाएगा? जाति को। बेटा मैंने क्या बोला? वंश की शुरुआत सदैव बड़े अक्षर से। तो ये देखो, ये ट्राइटिकम क्या है? वंश है, तो इसकी शुरुआत देखो कैपिटल लेटर बड़े अक्षर से ही तो हुई है। सारे अक्षर बड़े मत लिख देना, केवल वंश की शुरुआत का जो पहला अक्षर होगा वही बड़े अक्षर से होगा बस। इसके अलावा जाति देख लो, जाति की शुरुआत किससे होगी? बेटा छोटे अक्षरों से, स्मॉल लेटर से। तो देख लो बेटा, ये जो एस्टिवम है इसकी जाति मतलब गेहूं की जो जाति है वो एस्टिवम यहां पास दिया है ना, और इसकी शुरुआत किससे हो रही है? स्मॉल लेटर छोटे अक्षर से। ठीक है, यस। इसके अलावा बेटा वैज्ञानिक नाम को अगर आप हाथों से लिखोगे, ठीक है, सो वैज्ञानिक नाम को हाथों से लिखने पर वंश एवं जाति को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। तो जैसे आप यहां पर देख सकते हो, ये आम का वैज्ञानिक नाम है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका, है ना। ये पहला शब्द वंश है, दूसरा शब्द जाति होगा, ये तो सबको पता है, बार बार मैंने बता भी दिया है। ठीक है, वंश की शुरुआत देखो बड़े अक्षर से हो रही है, जाति की शुरुआत बेटा छोटे अक्षर से हो रही है। सर ये भी क्लियर है। ठीक है सर, आपने इसे अलग अलग अंडरलाइन क्यों किया है? क्योंकि बेटा नियम है, अगर आप वैज्ञानिक नाम को हाथों से लिखोगे तो भाई मैंने अपने डिजिटल बोर्ड पर हाथों से ही तो लिखा होगा, है ना। कौन सा बोल दिया होगा, नाम लिख गया होगा? नहीं भाई, हाथों से लिखा। तो हाथों से लिखोगे या आप अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है, मतलब कहीं भी अगर आप वैज्ञानिक नाम को हाथों से लिखोगे तो वंश को अलग अंडरलाइन करना, जाति को अलग अंडरलाइन करना। लेकिन 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 मान लो कोई किताब है और उस किताब में बेटा, है ना, उस किताब में वैज्ञानिक नाम छपे हुए हैं। तो अगर किसी किताब में वैज्ञानिक नाम छपे होते हैं तो उनको इटैलिक्स में छापा जाता है, मतलब वैज्ञानिक नाम को तिरछे अक्षरों में छापेंगे। ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम को हाथ से लिखोगे तो वंश और जाति को अलग अलग अंडरलाइन कर लेना। लेकिन अगर वैज्ञानिक नाम को छापोगे तो देखो इसे तिरछे में छापा जाएगा। ये देखो, ये मैंगीफेरा इंडिका को तिरछे में मतलब इटैलिक्स में छापते हैं। तो किताब वगैरह में अगर छपा होगा तो आप देखना किताब वगैरह में वैज्ञानिक नाम जो आपके लिखे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी देख लेना, एनसीईआरटी में जो भी वैज्ञानिक नाम आपके लिखे होंगे वो तिरछे अक्षरों में लिखे होंगे, इटैलिक्स में लिखे होंगे, क्योंकि वहां पास वो आपका प्रिंटेड मतलब छपे हुए हैं। ठीक है, वैज्ञानिक नाम प्राय बेटा कौन सी भाषा में लिखा गया है? लैटिन भाषा में। तो ज्यादातर जो आपके वैज्ञानिक नाम बेटा वो लैटिन भाषा में लिखे गए हैं। क्यों? कि भैया ये मृत भाषा है, आप इसके बार बार नाम को बदल ना सको, इसलिए वैज्ञानिक बड़े होशियार, उन्होंने लैटिन भाषा में वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जिस वैज्ञानिक ने नामकरण प्रस्तुत किया है, मान लो कोई वैज्ञानिक है उसने बेटा नामकरण को प्रस्तुत किया, तो जिन भी वैज्ञानिकों ने नाम को बेटा, है ना, या नामकरण को प्रस्तुत किया है, उस वैज्ञानिक के नाम को संक्षिप्त में मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं? जाति मतलब स्पीसीज के बाद लिख देते हैं। ठीक है, और वैज्ञानिक के नाम को ना तो आप अंडरलाइन करोगे, मतलब ना तो रेखांकित करोगे, और ना ही बेटा इसे आप तिरछे में छापोगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, ये मैंने यहां पास लिखा हुआ है मैंगीफेरा इंडिका। ये मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? सर आम का वैज्ञानिक नाम है। और ये मैंगीफेरा इंडिका नाम को कौन से वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो मैंगीफेरा इंडिका नाम को बेटा बोले तो सर ये जो वैज्ञानिक नाम है आम का, ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। तो ये आम का जो वैज्ञानिक नाम है इसको किसने प्रस्तुत किया था? लिनियस ने। कौन से वैज्ञानिक ने? लिनियस ने। तो देखो ये लिनियस वैज्ञानिक का नाम है और इनके नाम को देखो बेटा संक्षिप्त में लिखा गया है ना। और ये किसके बाद लिखा गया है? जाति के बाद लिखा जाएगा, ये भी ध्यान रख लेना। इसके अलावा बेटा वैज्ञानिक नाम को देखो ना तो मैंने अंडरलाइन किया है, अगर मान लो मैं हाथों से वैज्ञानिक नाम लिख रहा हूं तो जो ये लिनियस हैं उनके वैज्ञानिक नाम को बेटा देखो लिनियस के, है ना, नाम को हम लोगों ने संक्षिप्त में लिखा है और मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया है। मतलब हाथ से लिखने पर वैज्ञानिक नाम को आप बेटा जो वैज्ञानिक का नाम है ना, ध्यान रखना वैज्ञानिक का नाम है, उनको बेटा अंडरलाइन नहीं करोगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपका संक्षिप्त रूप में वैज्ञानिक का नाम लिखा है लिनियस का, उनको देखो तिरछे में भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, ऐसे ही सिंपल लिखते हैं बेटा। ठीक है, तो ये भी जरा सा ध्यान रख लेना कि जिस वैज्ञानिक ने नामकरण प्रस्तुत किया है उनके नाम को संक्षिप्त रूप में लिखा जाएगा जाति के बाद, और उन वैज्ञानिक का जो नाम संक्षिप्त में लिखा रहेगा उसे आप अंडरलाइन भी नहीं करोगे। और अगर मान लो वैज्ञानिक नाम तिरछे में छपा है तो वंश और जाति को तो तिरछे में छापेंगे, लेकिन ये जो वैज्ञानिक का नाम है संक्षिप्त रूप में इसको तिरछे में छापेंगे भी नहीं। ठीक है, और यहां से बेटा नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर जंतु के नामकरण की बात करूं मैं, ठीक है, जंतु का नामकरण, तो जंतु के नामकरण के लिए बेटा आपका पुनर्नाम टाउटोनिम्स, है ना, ये मान्य होगा।
जबकि पादप नामकरण के लिए टाउटोनिम्स मान्य नहीं होता है। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये टाउटोनिम्स क्या है, तो भाई जरा सा देखो टाउटोनिम्स मतलब पुनर्नाम का मतलब क्या है। भैया अगर वंश एवं जाति का समान, मतलब अगर आपको किसी जीव का वैज्ञानिक नाम मिल रहा है और उस वैज्ञानिक नाम में जो वंश है वही जाति है, मतलब वंश एवं जाति क्या है बेटा, समान है। यहां देखो है ना, जैसे आप देख सकते हो ये आपका भैया जंतु है इंडियन कोबरा, रेड बेटा ये भी जंतु है, और यहां पास आप देख लो इंडियन कोबरा का वैज्ञानिक नाम क्या है, नाजा नाजा। ठीक है, इंडियन कोबरा का बेटा वैज्ञानिक नाम क्या है, नाजा नाजा। अब जरा सा इधर देख लो, ये वंश ये जाति, क्या वंश और जाति समान है, आप बोलोगे यस सर। यहां पास देख लो चूहा, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम रेटस रेटस। ठीक है, जो वंश है वही जाति है। यहां देख लो बेटा नाजा नाजा, जो वंश है वही जाति है। तो वंश एवं जाति का समान होना क्या कहलाता है, टाउटोनिम्स। और ये टाउटोनिम्स आपका किसके लिए मान्य होगा, जंतु के नामकरण के लिए मान्य है, पादप के लिए बेटा ये मान्य नहीं होता है। ठीक है, यस। और मेरे प्यारे बच्चों देखो, फिर आपसे मान लो एक आध क्वेश्चन अगर त्रिनाम पद्धति से भी बन जाए तो हम त्रिनाम पद्धति को भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, त्रिनाम पद्धति बेटा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसको आपका किसने प्रस्तुत किया था, एक वैज्ञानिक हक्सले हैं और एक वैज्ञानिक आपके स्ट्रिकलैंड, इन्होंने बेटा इसको प्रस्तुत किया। अब त्रिनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम, अगर कोई भी जीव का वैज्ञानिक नाम जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है ना। किसी जीव का वैज्ञानिक नाम देख रहे हो और उसमें 3 शब्द है तो प्यारे बच्चे वो आपका क्या कहलाएगा, त्रिनाम पद्धति। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो अगर मैं 3 शब्दों की बात करूं तो पहला शब्द किसको दर्शाएगा, वंश मतलब जीनस को, दूसरा शब्द किसको दर्शाता है, जाति या प्रजाति स्पीसीज को, और तीसरा शब्द किसको दर्शाता है, उपप्रजाति सब स्पीसीज या बेटा वैरायटी को। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्रासिका ओलेरेसिया ब्यूटीरिटिस। अब यहां पास आप देख लो पहला शब्द किसको दर्शाएगा, वंश को। ठीक है सर, पहला शब्द वंश को दर्शाएगा, ब्रासिका वंश हो गया। दूसरा शब्द किसको दर्शाता है, स्पीसीज है ना, प्रजाति को, ये देखो ओलेरेसिया प्रजाति हो गई। और तीसरा शब्द किसको दर्शाएगा, उप प्रजाति सब स्पीसीज को, तो ब्यूटीरिटिस क्या हो गए बेटा, आपकी इसकी उप प्रजाति हो गई। तो फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम देखो, इसमें 3 शब्द है, मतलब ये त्रिनाम पद्धति के अनुसार लिखा गया है। ठीक है, तो यहां तक मेरे प्यारे बच्चों जल्दी फटाफट बताना, एकदम सब कुछ खोपड़िया में घुसी बोले तो सर DDLJ, तो फटाफट बेटा कमेंट बॉक्स में सबको मुझे जवाब दे देना। ठीक है, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ठीक है, हर बच्चा बेटा आज का प्रश्न है, सब लोग जल्दी से कमेंट में बेटा इसका आंसर कर दीजिएगा। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, ये आपका आज का प्रश्न। ठीक है, यस, सब लोग इसका आंसर कर दीजिएगा। भैया घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि सर एकदम हमने भैया घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम खोपड़िया में बैठा लिया। तो मिलते हैं भैया कॉन्सेप्ट फटाफट सीरीज के अगले टॉपिक में। आप सब लोग अपना खूब ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को, और प्यारे बच्चे कमेंट में इसका आंसर जरूर करिएगा। आप सब लोग अपना खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।